जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता है उसी के साथ टेक्नोलॉजी के जो नकारात्मक पक्ष हैं वो भी सामने आते रहते हैं। अब हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो लगातार कई विशेषज्ञों की ओर से रॉकेट लॉन्च के माध्यम से जो रॉकेट लॉन्च के माध्यम से जो प्रदूषण और नकारात्मक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, उसको लेकर के तमाम विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। तमाम विशेषज्ञों की ओर से अपने विचार पेश किए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि आखिर रॉकेट लॉन्च और जो रॉकेट का मैकेनिज़्म होता है उसकी वजह से आपको क्या-क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में आप देखें सबसे पहले हम खबर पे चर्चा करेंगे। खबर को थोड़ा-सा समझ लिया है हमने, इसके बाद हम वर्तमान स्थिति क्या है उस पर बात करेंगे, करंट सिचुएशन आपको क्या देखने को मिल रही है। उपग्रह प्रदूषण पे पर क्या मुख्य निष्कर्ष यहाँ पर निकाले गए हैं, क्या आइडियाज़ पेश किए गए हैं और उपग्रह प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है, सैटेलाइट पॉल्यूशन का क्या प्रभाव होता है। फिर निष्कर्ष पर भी बात करेंगे और अंत में एक सवाल भी होने वाला है आपके लिए। और इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, आप इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन आगे बढ़ने से एक खबर आपके लिए ये है कि दृश्य आईएएस का जो मुखर्जी नगर का कैंपस था, वो अब आपको नोएडा में देखने को मिलेगा। तो नोएडा में कहाँ पर है? नोएडा में जो आपका नोएडा सेक्टर 15 का मेट्रो स्टेशन है, उसके काफ़ी करीब आपको ये पूरा कैंपस जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। आप इस सेंटर को विज़िट कर सकते हैं। एड्रेस आप नोट कर लीजिए, C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15। नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 9311406440 या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा 2 कोर्सेज़ हमारे और हैं, एक आपका लखनऊ का बैच है और एक आपका जयपुर का बैच है। लखनऊ के बैच की शुरुआत 19 नवंबर से हो रही है और जयपुर के बैच की शुरुआत जो है वो 27 नवंबर से हो रही है, तो आप इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, सबसे पहले हम जो है कुछ वर्तमान सिचुएशन को समझते हैं कि फिलहाल क्या सिचुएशन जो है वो सैटेलाइट को लेकर के बनी हुई है। तो अगर आप डेटा को देखेंगे तो डेटा हमें वर्तमान समय में ये बताता है कि अगर अभी आप देखें इस सिचुएशन में वर्तमान समय में लगभग आपके 10,000 सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो कि अंतरिक्ष में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। अनुमान अगर आप देखें तो अनुमान ये बताता है कि अभी वर्तमान समय में 10,000 हैं और ये 2030 तक बढ़ करके 1 लाख के आसपास पहुंच सकता है और अगले दशक में यानी 2040 के बाद इसकी संख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ करके 5 लाख तक पहुंच सकती है। यानी कि 2040 के बाद जो है तकरीबन 5 लाख सैटेलाइट्स आपका अंतरिक्ष में मौजूद होंगी और काम कर रही होंगी। तो ये वर्तमान समय में सिचुएशन है। सबसे पहले हमने सैटेलाइट्स की बात की। अब एक जो सैटेलाइट होती है उसका जीवन चक्र क्या होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, उसको अगर आप देखें तो यहाँ से हम इम्पैक्ट को समझ सकते हैं। तो एक सैटेलाइट जो है सबसे पहले उस सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाता है, उसको लॉन्च किया जाता है। इस दौरान आपको थोड़ा-सा पॉल्यूशन देखने को मिलता है, थोड़ा-सा आपको जो है अ, जो प्रदूषण है वो देखने को मिलता है। सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद फिर वो संचालनात्मक चरण में आता है, ऑपरेशनल स्टेप में आता है, उसके जीवन का अंत होता है फिर उसके बाद वो हमारी जो पृथ्वी है उसके उसमें दोबारा प्रवेश करता है और पृथ्वी में दोबारा प्रवेश करते हुए वो जो है जल जाता है। फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर आपको ये जो बर्नआउट है वो देखने को मिलता है और इसकी वजह से आपका बहुत सारे जो प्रदूषक तत्व हैं, वो हमारे वातावरण में रिलीज़ होते हैं। तो ये पूरा साइकिल जो है वो आपको यहाँ पर प्रदूषण या आप कह सकते हैं सैटेलाइट पॉल्यूशन का देखने को मिलता है। अब सैटेलाइट पॉल्यूशन के बारे में बेसिकली और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें तो उपग्रह के जलने की वजह से हमने देखा कि उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है और जब प्रवेश करता है तो फ्रिक्शन की वजह जो एयर फ्रिक्शन है उसकी वजह से आपको वहां पर बहुत ज्यादा बर्नआउट देखने को मिलता है। तो ये जो उपग्रह के जलने से जो है बहुत सारे प्रदूषक तत्व उत्पन्न होते हैं। इसमें अगर आप देखें डेटा अगर आप देखें जैसे एल्यूमिनियम हो गया और भी जो धातुएं हैं वो वायुमंडल में पहुंच जाती हैं इसके जलने की वजह से। अगर आप एक रिपोर्ट की माने NOAA नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इसकी रिपोर्ट बताती है, 2023 की रिपोर्ट है और रिपोर्ट ये बताती है कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल्स हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल कणों में 10% में बेसिकली यहाँ पर आपका उपग्रह के चलने से उत्पन्न धातुएं मौजूद हैं। तो इसको अगर आप देखें जैसे ये हमारा पूरा वायुमंडल हो गया, हमारा पूरा एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर में जो सबसे नीचे की लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, उसके ऊपर आपको स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलता है, फिर मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। तो अब यहाँ पर जब भी कोई आपकी जो सैटेलाइट है वो वातावरण में प्रवेश करती है या फिर जब भी कोई मीटियोर जो है वो वातावरण में प्रवेश करता है और जलता है, तो ये जलने की जो घटना है, प्रवेश बेसिकली आपका मीसोस्फेयर से होता है, जलने की घटना ये जो
और अंदर आकर के स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचता है और यहाँ पर आपका पूरी तरह से बर्नआउट हो जाता है। और इसी वजह से बेसिकली आपके जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो अधिकांशतः आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फेयर पृथ्वी के वातावरण में, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर का जो दायरा है उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको जो चीजें प्रवेश करती हैं, जो धातुएं प्रवेश करती हैं, कौन कौन सी धातुएं? एल्यूमिनियम है और भी बहुत सारी धातुएं हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर के जो भी टोटल पार्टिकल्स हैं उसमें से 10% जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स आपका ये जो आपका सैटेलाइट पोल्यूशन है, इसी पोल्यूशन की वजह से देखने को मिलते हैं। फिर और ज्यादा डेटा की बात करें तो यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन ऑक्साइड को लेकर के यहाँ पर डेटा मौजूद है। डेटा ये बताता है कि 2020 में या एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो उत्सर्जन था, जो वातावरण में पहुंचा सैटेलाइट पोल्यूशन की वजह से, उसकी टोटल जो क्वांटिटी थी वो 3.3 बिलियन ग्राम के आसपास थी। और 2022 में ये बढ़ करके 5.56 बिलियन ग्राम के आसपास हो गई है। और अनुमान है कि जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी के साथ रॉकेट लॉन्च करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, उसकी क्षमता भी बढ़ेगी और हमारा ये जो पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसके अलावा जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट, ये तो हमने देखा कि जब रॉकेट वापस पृथ्वी में प्रवेश करता है तब ये प्रदूषण होता है, लेकिन जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तब भी आपको प्रदूषण देखने को मिलता है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक आपका ब्लैक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया। तो इस तरह की जो गैसेस हैं, ये आपको जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है, जब उसका प्रक्षेपण होता है, उस दौरान इनका प्रदूषण आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ये हमने एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर ली थी, एटमॉस्फेयर में क्या होता है। अब ये जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण का प्रभाव क्या है, उस पर अगर आप बात करें तो जो सबसे पहला प्रभाव होता है वो है आपका ओजोन लेयर पर जो प्रभाव पड़ता है। ओजोन लेयर की बात करें तो सूर्य से आने वाली बेसिकली जो भी हानिकारक यूवी रेज हैं, यूवी रेज से बचाने का काम किया रहता है हमें ओजोन लेयर के माध्यम से। तो ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से बचाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रदूषक तत्व हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये ओजोन के क्षरण के लिए बेसिकली एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। अब जैसे जैसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती है, और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो आपका जो ओजोन है, ओजोन को का और ज्यादा आपको क्षरण देखने को मिलता है। ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए हमने एक अग्रीमेंट पर भी साइन किया था। इस अग्रीमेंट का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में साइन किए गए थे। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से बेसिकली हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने की कोशिश की थी, सीएफसी को यहाँ पर वह जो है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था, उस प्रोटोकॉल के जो लाभ हमें प्राप्त हुए थे वो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से कम हो रहे हैं। रॉकेट जो पोल्यूशन है या जो सैटेलाइट पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन की वजह से कम हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो ओजोन लेयर पर पड़ता है। फिर वायुमंडलीय जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर का केमिकल स्ट्रक्चर है, उसमें भी आपको बदलाव जो है इस पूरी घटना की वजह से देखने को मिलता है। आपको तापन प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। कैसे? तो रॉकेट इंजन से निकलने वाली जो सूत होती है, सूत यानी कि जो कालिख होती है, ये जो सूत है ये बेसिकली सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, वायुमंडल और ज्यादा गर्म हो जाता है। इसको आप ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको आप हीटिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो हमारी वायुमंडल की जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें उसमें आपको चेंज देखने को मिलता है। फिर आपका पृथ्वी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर आपके वायुमंडल में छोटा सा भी बदलाव आएगा तो इस छोटे से बदलाव की वजह से आपको आपका पर्यावरण जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। कहीं पर जो है बारिश बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा कम हो सकती है। और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे प्रभाव भी हमें देखने को मिले हैं। जब हमारी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर तौर पर जो मानव जीवन है उस पर भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्यावरण के आगे मानव जीवन बहुत छोटा है। और पर्यावरण में थोड़ा सा बदलाव जो है हमारे मानव जो सिविलाइजेशन है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा कर सकता है। तो ये ओवरऑल आपका आप हमने पोल्यूशन की बात की। अब इसके अलावा निष्कर्ष अगर आप देखें तो निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हैं कि उपग्रह और रॉकेट से संबंधित प्रदूषण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उभरती हुई समस्या है। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे, अगर आप आज से 10-20 साल पहले देखें तो इतने बड़े लेवल पर रॉकेट लॉन्च नहीं किए जाते थे। तो जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रॉकेट लॉन्च होने की जो हमारी कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है, रॉकेट लॉन्च की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, सैटेलाइट की संख्या बढ़ती जा रही है। और यही जो संख्या है, ये संख्या बेसिकली हमारे सामने एक नई समस्या पैदा करती है। तो ये एक उभरती हुई चिंता है
जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। भले ही इसके अभी हमें परिणाम देखने को ना मिले, भले ही अभी प्रभाव देखने को ना मिले, लेकिन भविष्य में आपको इसके बहुत बड़े प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ओज़ोन परत की सुरक्षा और वायुमंडलीय स्थिरता बनाए रखने के लिए इन प्रदूषकों को समझना और इनको कम करने पर ध्यान केंद्रित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इनको हमें समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या करना? अनुसंधान करना पड़ेगा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इन समस्याओं को संबोधित नहीं करेंगे, हम इन समस्याओं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं से निपटा नहीं जा सकता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम इन समस्याओं को समझें, इनको एक्सेप्ट करें और इन पर रिसर्च करने का काम किया जाए। और रिसर्च करने के बाद ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया जा सकता है, या इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से रिसर्च को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे इस पूरी खबर के बारे में जिन पर हमने चर्चा की। इसके अलावा अंत में एक खबर है, अंत में एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा रॉकेट प्रक्षेपण द्वारा छोड़ा जाने वाला प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्लैक कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन गैस। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।